दिस इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्लोजर। तो जब यहाँ पे लिखी थी वो प्रॉपर्टी याद कीजिएगा, उनसे आपको ये मिल जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू ए क्लोजर, ये क्या है, एक सेट, तो उसका यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो क्या मिल जाएगा, पूरा पूरा एक्स मिल जाएगा। यू विल गेट द होल ऑफ एक्स यूनियन x minus this thing, and this is equal to a bar, तो x का सबसेट है, so this is going to be equal to just a bar union x minus a closure, यानी a bar union x minus a closure. This means this is, so what is this, a bar union इसका कॉम्प्लीमेंट, तो क्या मिल जाएगा, पूरा पूरा आपको x मिल जाएगा, we'll get the whole of x, and this is nothing but the left hand side of 3. So you can see that the right hand side of 3 turns out to be equal to the left hand side, that is why this is true. So as I told you, इन सभी में आप डेफिनेशन का इस्तेमाल करिएगा और जरूरत पड़ने पर ये जो प्रॉपर्टीज पहले प्रूव की थी इनका इस्तेमाल कीजिएगा, राइट। सो दिस इज some little information about another concept, namely that of the boundary. So now I will, इसका ले लीजिए अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, then I'll pass on to the next page. हाँ जी, हो गया? Yes, sir. Okay. So now we pass on to the next concept. वो concept है बेस का। वो ये कहता है कि let this be a topological space, right? A subfamily script B of script T is called a base, और कुछ लोग इसको बेसिस भी बोलते हैं, called a base or a basis of T if each member of tau, that means each open set, is a union of some members of a family, right? So a subfamily of a topology is said to be a base or a basis for this topology if each member of tau can be expressed as a union of members of this thing, right? Then it is called as a base or a basis. For example, सबसे तो सरल ये है, पहला क्या है, each topology T is itself a base for this. कोई दिक्कत ही नहीं है। हम कह रहे हैं अगर आप इसकी जगह टाउ ही ले लें तो हर मेंबर इसके कुछ मेंबर्स का यूनियन तो है ही। मान लीजिए जी ले लिया तो जी द यूनियन ऑफ जी अलोन, राइट? तो ये तो बिल्कुल ट्रिवियल हो गया। लेकिन जैसे मान लीजिए कि ये जो है, लेट दिस बी a discrete space, then if you take all singletons,
if you take all singletons, then you'll find that this is a base 40। क्या क्या देखना है? पहले तो देखना है कि ये फैमिली जो है इसकी सब फैमिली है कि नहीं। इसलिए है कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी की डेफिनेशन के हिसाब से एवरी सबसेट ऑफ एक्स इज एन ओपन सेट। ये भी सबसेट है, तो सब सिंगलटन्स भी इसके सबसेट्स हैं, इसका सब के सब ओपन है, तो इसमें कोई शक नहीं दिस फैमिली इज द सब फैमिली ऑफ दिस थिंग। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी क्या देखना है कि क्या इसका हर मेंबर ऐसे टाइप के सेट्स का यूनियन है कि वो भी बिल्कुल क्लियर है, बिकॉज सिंस फॉर एवरी G is union of all the elements, all the singleton sets X, such that X belongs to G। तो बिल्कुल ऑब्वियस है, अगर ये आपका G है, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें उन सबका सिंगलटन सेट ले लीजिए, ये ले लिया, ये ले लिया, ये सबको ले लिया सिंगलटन सेट, उनका यूनियन क्या मिलेगा? G मिलेगा। So it is very clear that each member of this can be expressed as a union of members from this thing. So this is a base for this thing. This is a base for this thing, right? तो होता क्या है दरअसल कि अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत, तो जैसे मान लीजिए अब आप ग्रुप थ्योरी जब करते हैं, तो ग्रुप थ्योरी में हम लोग कभी कभी डिफाइन करते हैं, जस्ट अ मोमेंट, हाँ, सो आई वाज सेइंग दैट कि ग्रुप थ्योरी में हम लोग बजाय पूरे ग्रुप को डिस्क्राइब करने की हमारी कोशिश रहती है कि क्या हम जी के कुछ एलिमेंट से या एक छोटे सबसेट से पूरा जी डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं। तो क्या होता है, वी हैव द नोशन ऑफ जी जनरेटेड बाय सम एलिमेंट्स, जी जनरेटेड बाय ए सब ग्रुप। तो बजाय पूरे जी के हम एक सब ग्रुप या कुछ एलिमेंट बता देते हैं जिससे पूरे जी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो कुछ ऐसा ही रोल बेसिस का है, बजाय पूरी टोपोलॉजी बताने के अगर ये संभव है कि हम इसके एक सब फैमिली ढूंढ सकते हैं, मान लीजिए इसमें 1000 एलिमेंट्स हो सकते हैं, 10 ही एलिमेंट हो, तो अगर आप ये 10 एलिमेंट मिल गए, तो अगर जरूरत पड़ेगी तो आप हर मेंबर इसका निकाल सकते हैं, क्योंकि हर मेंबर जो है नहीं 10 में से किसी का यूनियन है। आर यू फॉलोइंग? So you can see that if you know a basis, then if required you can find the whole of tau। तो पूरे tau को जानने के बजाय अगर कम से काम चल रहा है, then this can be useful, right? तो बेसिस का रोल कुछ वही है टोपोलॉजी में, जो कि वेक्टर स्पेस है बेसिस का होता है। कुछ एलिमेंट से पूरा वेक्टर स्पेस निकाल सकते हैं, या ग्रुप के केस में सब ग्रुप विद जनरेट्स जी, एक छोटे सब ग्रुप से पूरा जी निकाल लेते हैं। तो वही रोल कुछ बेसिस का है कि बेस का मतलब हम सारे ओपन सेट नहीं बता रहे, कुछ खास बता रहे हैं, लेकिन उनके अंदर प्रॉपर्टी क्या है कि हर ओपन सेट कैन बी एक्सप्रेस एज यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस सब कलेक्शन ऑफ द ओपन सेट्स, राइट? सो दिस इज, और एग्जांपल देखिए तीसरे में, यू टेक आर विद the usual topology, यानी मीट्रिक टोपोलॉजी, राइट? तो मीट्रिक टोपोलॉजी में याद क्या होता था, ए सेट इज ओपन यदि उसके हर एलिमेंट के अराउंड हमको एक ओपन बॉल मिल जाए जो कि उस सेट के अंदर कंटेन्ड है। यहाँ पर ओपन बॉल का मतलब क्या है, रियल लाइन में तो बॉल का मतलब क्या है, तो लाइन है, ओपन बॉल क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल हो जाएगा, इस टाइप का, राइट? तो ये इसके ओपन सेट्स हैं। सो दिस विद द यूजुअल टोपोलॉजी से T has, you take this as a base for this thing, यानी सारे ओपन इंटरवल दे विल फॉर्म ए बेस। अरे फॉलोइंग, कोई भी आप ओपन सेट लीजिएगा, तो ओपन सेट्स चूंकि मीट्रिक टोपोलॉजी में है, ओपन सेट का मतलब क्या है
कि उसके यहाँ पर इसके सबसेट क्या है, तो रियल लाइन है ना, ये रियल लाइन है। अगर कोई भी सबसेट लीजिएगा इसका तो इस लाइन के कुछ एलिमेंट्स होंगे, तो अगर वो ओपन है तो उसके हर एलिमेंट के इर्द गिर्द आई कैन फाइंड एन ओपन सेट, राइट। अगर ये एलिमेंट है आई कैन फाइंड एन ओपन सेट कंटेंट इन दैट सेट। तो हम क्या करेंगे कि जितने भी उस सेट के एलिमेंट्स हैं, जितने भी उस, ये मान लीजिए आपका, जैसे मान लीजिए अगर जी आपका ये होता, अगर जी आपका ये होता, अगर आपका जी ये होता, तो G is this thing, then for every X there exists an open interval, say IX, जिसकी शक्ल ऐसी कुछ होगी, such that X belongs to IX and this is contained in this G, right? तो इस टाइप का कुछ हो तो हम क्या करेंगे, क्लियरली ये G जो है ये इन जितने भी X के एलिमेंट है, चूंकि हम कह रहे हैं कि हर G के एलिमेंट के लिए हमको एक इंटरवल मिल जाएगा, ओपन इंटरवल, जो कि G में पूरा पूरा कंटेंट है, ओपन इंटरवल ऐसे वाले, राइट। सो यू कैन सी दैट G is union of open intervals, right? So that is why this is going to be a base for this thing, right? So another base for this usual topology is, मान लीजिए हम उसका नाम दे देते हैं B1 बोल देते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा AB such that A and B are rational numbers, A and B belong to Q, इससे भी काम चल जाएगा, राइट। क्योंकि आपको मालूम है कि कोई भी इंटरवल जैसे मान लीजिए ये आपका X है, तो आपको एक इंटरवल मिला, ये मिल गया आपको, राइट। तो अगर जरूरत पड़ेगी तो आप क्या कीजिएगा कि इनके बीच में आपको मालूम है कि रैशनल्स आर डेंस, तो इसके और इसके बीच में चूंकि दूरी नॉन जीरो है, तो आपको यहाँ पर असंख्य रैशनल्स मिल जाएंगे दोनों के बीच में, ऐसे यहाँ मिल जाएंगे असंख्य, उसमें कोई भी एक ले लीजिए, यू टेक दिस वन, एक ले लीजिए A1 जो कि रैशनल है, और यहाँ पर ले लीजिए एक एलिमेंट B1 वो भी रैशनल है। तो क्लियरली A1 B1 आपने ऐसा चुना है कि वो AB के अंदर कंटेंट है, और जब AB जब G के अंदर कंटेंट है तो ये भी आपका, ये तो और छोटा, ये भी G में कंटेंट होगा। तो आप ऐसे ही हर एलिमेंट के अराउंड यू कैन ऑलवेज फाइंड एन ओपन इंटरवल जिसके दोनों एंड पॉइंट जो है रैशनल्स है, जैसे क्या लिखा हुआ है, तो ये भी एक बेस फॉर्म कर देगा। तो इससे एक चीज मालूम चली कि एक ही टोपोलॉजी के कई बेस हो सकते हैं। पहली चीज तो है कि इस टोपोलॉजी का, हर टोपोलॉजी का एक बेस तो टोपोलॉजी खुद ही होती है, तो एक बेस तो इसका ये हो गया, दूसरा बेस उसका ये हो गया, और तीसरा बेस उसका ये हो गया। और भी बहुत सारे बेस हो सकते हैं, और बहुत सारे बेस हो सकते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए आपने बजाय R के ले लिया R2 with the usual topology T, then B consisting of all open disk, ये ले लीजिए, यानी कि ये आपका R2 है, ये आपका R2 है, ये आपका R2 है, तो जितनी भी ओपन डिस्क हैं ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले, जितनी भी ओपन डिस्क यहां ले लीजिए, वो सब के सब दे आर गोइंग टू फॉर्म, चूंकि है क्या कि चूंकि म्यूट्रिक टोपोलॉजी है, जब भी यहां पर आप कोई G लीजिएगा, जब भी G लीजिएगा, कोई भी एलिमेंट लीजिएगा, तो चूंकि म्यूट्रिक टोपोलॉजी है तो इसका मतलब कि हमारे पास एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ओपन स्फीयर का मतलब क्या है, ओपन बॉल, या सॉरी ओपन डिस्क, 3 डायमेंशन तो है नहीं है, बॉल का सवाल ही नहीं है, इट इज गोइंग टू बी ओपन डिस्क। तो इसके अराउंड एक ओपन डिस्क मिल जाएगी, उसका नाम दे दीजिए, मान लीजिए ये, जैसे मान लीजिए आपका X है, इस डिस्क का नाम दे दीजिए DX, तो आपको एक मिल जाएगी DX, इसमें कंटेंट होगी। तो ऐसे ही जितने भी आपको G में एलिमेंट्स हैं,
उन सब के लिए अगर आपको एक dx मिलता जाएगा, उन सब की यूनियन क्या मिलेगी, यही g मिलेगा आपको, राइट। जैसे पिक्चर में देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये होता हमारे पास, ये हमारा g होता, ये हमारा g होता, इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो चूंकि g ओपन है तो इस पॉइंट के राउंड हमको एक ओपन डिस्क मिल गया, इसके राउंड ओपन डिस्क मिल गया, जो पूरा पूरा जी में कंटेंट है इसके राउंड मिल गया, तो हर पॉइंट के राउंड हमको ओपन डिस्क मिलता जा रहा है, इन सब की यूनियन लेने क्या मिलेगा, ये जी मिलेगा आपको। सो यू कैन सी दैट जी इज ए यूनियन ऑफ ऑल ओपन डिस्क। और ले लीजिए, एक और है आपके पास, ऑल ओपन डिस्क विद रैशनल रेडियाई, यानी कि जिनका रेडियस कोई रैशनल नंबर हो, इससे मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा आपको, राइट। और ले लीजिए, हम कहते हैं कि थोड़ा सा इसको ओके, आई कैन डू इट हियर। ये जैसे मान लीजिए आपका, ये जैसे मान लीजिए आपका ये है, ये है, अब यहां पर ये मान लीजिए आपका जी है, ये आपका जी है, ये इसका पॉइंट्स है, हमने यहाँ पे ओपन डिस्क लिया था, मान लीजिए हम ओपन डिस्क नहीं लेते, हम यहां पर इसके इर्द गिर्द एक ले लेते हैं ओपन स्क्वायर, एक ओपन स्क्वायर ले लेते हैं, एक ओपन स्क्वायर यहां मिल जाएगा आपको, क्योंकि पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है कि यू कैन गेट ओपन स्क्वायर्स। सो यू कैन सी दैट इसके अलावा क्या मिल जाएगा आपको, बी मिल जाएगा, B1 मिल जाएगा, एक और मिल जाएगा आपको B2, जिसमें क्या हो जाएगा, ऑल ओपन स्क्वायर्स, जितने ओपन स्क्वायर्स हो सकते हैं उनको ले लीजिए, वो भी बेस बना देंगे। स्क्वायर के बजाय यू कैन टेक ऑल ओपन रेक्टेंगल्स ले सकते हैं, ऑल ओपन ट्रायंगल्स ले सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये हो जाएगा कि इससे आपको एक फीलिंग मिलेगी कि एक ही टिपोलॉजी के बहुत सारी बेसिस हो सकती हैं, राइट, बहुत सारी बेसिस हो सकती हैं। ऑल ओपन डिस्क विल डू, ऑल ओपन डिस्क विद रैशनल रेडियाई विल डू, ऑल स्क्वायर्स ऑफ रैशनल साइड लेंथ जिनका हो, और रेक्टेंगल्स और ट्रायंगल्स, या और जो शेप आपको पसंद हो, पेंटागन ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, राइट। सो यू कैन सी दैट ए टोपोलॉजी कैन हैव सेवरल डिफरेंट बेसिस, डिफरेंट बेसिस, राइट। तो लेकिन हमेशा कोशिश रहती है कि जहां तक हो सके हम एक ऐसा बेस ढूंढें जिसमें कम से कम एलिमेंट, जैसे मान लीजिए वाली एग्जांपल थी, ये जो एग्जांपल थी ये एक बेसिस थी डिस्क्रीट स्पेस की, और आप थोड़ा सा इस पे मनन कीजिएगा क्लास के बाद कि आपको इससे छोटी और कोई बेसिस नहीं, छोटी का मतलब इससे कम एलिमेंट्स हो, उसके अंदर कम मेंबर्स हो, ऐसा कोई बेसिस नहीं मिलेगा, राइट। आपका मकसद क्या है, बजाय पूरी टोपोलॉजी बताने के हम उस कम से काम चला रहे हैं, और उस कम में भी अगर सबसे कम वाला कोई मिल जाए तो और सोने में सुहागा हो जाएगा, राइट। सो दैट इज व्हाई व्हेन पीपल ट्राई लुक फॉर ए बेस, then they prefer to get a base which has as less number of members as is possible, right, जैसे कि यहाँ पे था, ठीक है। Anyway, so the idea was that a topology can have several bases। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, तुम आगे बढ़े। हेलो, Yes, हेलो, sir. Yes, sir. ओके ना, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. okay, then Yes, sir. then before we do something next to it there is a very small observation, और वो बड़ा यूजफुल भी साबित होता है बाद में। वो ये है that D is a base for this if and only if for every open set and every x in this open set there exists a member in this base with the property that सॉरी, राइट। तो क्या कहता है कि
बेस की एक पहचान ये भी है, B is a base for a topology T on a set X provided उस टोपोलॉजी का कोई मेंबर ले लें तो उस मेंबर के हर एलिमेंट के अराउंड हमको इसका एक मेंबर मिल जाना चाहिए जो कि पूरा का पूरा जी के अंदर कंटेंट हो. इट्स वेरी इजी टू सी, इट्स वेरी इजी टू सी. पहला ये वाला पार्ट, यानी कि मान लीजिए बी बेस है तो ऐसा क्यों होगा, ये दिखा रहे हैं. तुम्हारी हाइपोथेसिस क्या है, बी इज अ बेस, राइट. हम लिख नहीं रहे हैं, राइट, लिख नहीं रहे हैं. सो हम क्या मान के चल रहे हैं, दैट बी इज अ बेसिस फॉर दिस टोपोलॉजी. तो हम एक लेते हैं कोई ओपन सेट, और जैसा कि हम चाहते हैं इसका कोई एलिमेंट ले लेते हैं. नाउ हमारे पास ये दिया हुआ है, सिंस B is a base for this thing, therefore हमको मालूम है कि there exist members in this जिनकी संख्या इंडेक्स सेट I से इंडिकेट हो रही है, with G is equal to union of these BI this thing. हमने किस चीज का इस्तेमाल किया, हमारी परिभाषा कहती है कि B is a base for this thing अगर इसका हर मेंबर जैसे कि G can be expressed as union of members of this thing. तो हमने इसी G को union of members of स्क्रिप्ट B का लिखा है, और मेंबर्स कौन से हैं, ये BIs. So I can find members BI in this family जिनका यूनियन पूरा का पूरा G होगा. Now since X दिया हुआ है G के अंदर है तो X यहां पर भी है, तो अगर X यूनियन में है तो S किसी ना किसी BI में होगा. Since X belongs to G, X also belongs to BI for some I. तो होगा यूनियन की परिभाषा से. और यहां तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर ऐसा हुआ तो ये X जो BI में है, ये सारे के सारे BIG के अंदर कंटेंट है, ये तो होगा ही, राइट. तो आपने क्या किया कि अगर आपने कोई भी G लिया तो आपने एक B ढूंढ लिया, नेमली दिस BI जो कि स्क्रिप्ट B के अंदर है, विच इज कंटेंट इन G. सो दैट प्रूव दैट अगर B बेस है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी. कन्वर्सली हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी इसके लिए होल्ड करिए. दिखाना क्या है, B इज अ बेस. तो क्या दिखाना पड़ेगा कि इसका हर मेंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस थिंग. सो टेक सम मेंबर ऑफ दिस थिंग. सो लेट G belong to this thing. मान लीजिए मैं इस पूरे को नाम पूरा लिखने के बजाय अपनी आसानी के लिए हम इसको लिख देते हैं. मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है, मान लीजिए स्टार. हम क्या मान के चल रहे हैं, अगर स्टार ट्रू है तो B इज अ बेस. सो हम लिख सकते हैं बाय स्टार फॉर एवरी X there exists something in this such that something contains X and it is contained in G. हमने जानबूझ के नाम नहीं दिया है. तो for every X there exists a member of base जो कि S को कंटेन करेगा, इसमें कंटेन करेगा. उस मेंबर का नाम अब हम दे रहे हैं BX. इससे याद रहेगा कि ये मेंबर हमको इस X के लिए मिला. अगर हम एलिमेंट Y लेंगे तो कुछ और मेंबर मिला, उसको लिख देंगे BY. Z लेंगे तो लिख देंगे BZ लिख देंगे. सो फॉर एवरी X आई कैन गेट ए मेंबर दिस थिंग विच आई डिनोट पर्पसली एज BX, इसमें X दिखाई पड़े, such that X दिस थिंग हैपेंस. तो हमने किया क्या कि ये जो जब हमने इसके पहले पिक्चर खींची थी, इस X के लिए हमने एक मेंबर ढूंढ लिया BX जो कि इसमें कंटेंट है, BX कंटेंट बिलोंगिंग टू दिस थिंग. अगर हम Y लेंगे तो Y के लिए भी हमको कुछ मिल जाएगा, एक मेंबर मिल जाएगा BY. तो ऐसे हर एलिमेंट के लिए हमको मिल गए. सो क्लियरली क्योंकि सब के सब G में कंटेंट है, तो अगर सबकी यूनियन ले लें
तो हमको क्या मिलेगा, जी, राइट। तो हमने दिखा दिया कि टाउ का हर मेंबर इज ए यूनियन ऑफ members of this thing. Therefore, this is a base for this thing, right? So this proves this thing. तो base की पहचान एक ये भी हो गई कि a subfamily of tau is a base if and only if for every open set and for every element x in that open set we can find some member of this thing containing that element which is contained in G. याद रखिएगा, ये बेस और ओपन सेट को कनेक्ट करने वाला एक रिजल्ट है, राइट। अब इसके बाद एक हम और रिजल्ट प्रूव करते हैं जिसका कि थोड़ा सा शक्ल थोड़ी सी डिफरेंट है। ये कहता है कि लेट X be a non-empty set. Then B, which is a collection of subset of X, is a base for some topology on X if and only if X is equal to union of all the members of this family, and number two for every pair B1 B2 of this family and each X in the section B1 B2 there exists a third member in the same family such that X belongs to B3 and this is contained in B1 intersection B2। देखिए, ये बताता है इस रिजल्ट में और रिजल्ट में एक बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? ये भी बताता है कि कौन बी कब बेस होगा, ये बताता है बी कब बेस होगा, लेकिन यहां अंतर क्या है? यहां पर एक टोपोलॉजी ऑलरेडी दी हुई है। ध्यान दीजिए, यहां पर कोई टोपोलॉजी नहीं है, यहां कोई भी टोपोलॉजी, एक्स इज जस्ट ए सेट, एक्स जस्ट ए सेट। तो इस रिजल्ट का मतलब थोड़ा सा और उससे डीपर है। ये कहती है कि अगर कोई सेट दिया हो, कोई टोपोलॉजी कहीं दी नहीं हुई है, ये कह रहा है रिजल्ट कि किस हालत में ए फैमिली ऑफ सबसेट्स स्किट बी विल टर्न आउट टू बी ए बेस फॉर सम टोपोलॉजी ऑन एक्स। टोपोलॉजी क्या होगी हमको मालूम नहीं है। यहां पे क्या डिफरेंस है? यहां पे टोपोलॉजी दी हुई थी, तब आपको कुछ करना था। यहां पे कोई टोपोलॉजी नहीं है। तो हमको ये दिखाना है कि अंडर व्हाट कंडीशंस a given family of subsets of X can turn out to form a base from some topology on this thing। तो इसका जो कंटेंट है या इसका जो मतलब है वो इसके मुकाबले थोड़ा डीपर है। and you have to follow, you have to note very carefully, there's no topology here, right? So how do we prove it? पहली बात तो समझिए कि हम क्या करना चाहते हैं, जिसको हमने बताने की कोशिश की। यहाँ कोई टोपोलॉजी नहीं है, उसके बावजूद भी you want to verify under what conditions any given family of subset
can possibly turn out to be a base for some topology. All right. तो हमारा प्रूफ क्योंकि इफ एंड ओनली इफ है तो दो पार्ट में होगा. तो पहला पार्ट आसान है. पहला मान लीजिए फर्स्ट लेट दिस बी a base for some topology, say this on X. पहले मान लिया कि मान लीजिए B किसी टोपोलॉजी का बेस है ही, कोई टोपोलॉजी है जिसका नाम टाउ दे दिया, तब दिखाना है कि इस पे प्रॉपर्टीज होंगी. तो देन this is obvious. क्यों? Because हर टोपोलॉजी में x भी एक मेंबर होता है, तो यानी x भी ओपन होता है. और अगर ये बेस है इस टोपोलॉजी का, तो टाउ का हर मेंबर इंक्लूडिंग दिस x should be expressible as the union of members of this thing. That is why this will follow. तो अगर देखिए b क्या है, बी का हर मेंबर जो एक्स का सबसेट है. अब टाउ चूंकि ओपन है तो टाउ बी के कुछ मेंबर्स का यूनियन तो होगा. जैसे मान लीजिए कि बी के 10 मेंबर्स का यूनियन है. अगर टाउ इज द यूनियन ऑफ 10 मेंबर्स ऑफ दिस थिंग, तो हम 10 वो 10 को रखेंगे, उससे बाकी सब सब जोड़ देंगे जो इसके में, तब भी उसका साइज एक्स से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि बी के हर मेंबर का साइज जो है वो एक्स से छोटा है या एक्स के बराबर है. तो बी के जितने मेंबर्स लेंगे यूनियन कुछ भी लेंगे, क्योंकि हर मेंबर इज कंटेन इन एक्स, तो इसका यूनियन जो है दैट विल रिमेन ए सबसेट ऑफ दिस थिंग. लेकिन चूंकि 10 मेंबर्स उसमें ऐसे भी जिनका मेंबर पूरा का पूरा एक्स है, देयरफॉर एक्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू द यूनियन ऑफ ऑल दिस. दैट इज व्हाई दिस वन इज ऑब्वियस. राइट, नाउ कम टू नंबर 2. नेक्स्ट, let B1 B2 belong to B and X belong to, ये मान लिया. हमारी तलाश शुरू हो जाएगी इस B3 की. हाउ टू फाइंड दिस B3, हाउ टू फाइंड अ थर्ड एलिमेंट. राइट, अब दिया क्या हुआ है कि B इज अ बेस. राइट, नाउ सिंस बाय डेफिनेशन बेस इज अ सब फैमिली ऑफ टाउ, इसका मतलब कि B1 और B2 ओपन भी है. और अगर ये ओपन है तो चूंकि टोपोलॉजी में दो ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन भी ओपन होता है, लिहाजा ये भी इसमें होगा, ये भी इसमें होगा. सो बाय ए प्रीवियस रिजल्ट, कौन सा रिजल्ट था जो हमने कहा था, याद रखिएगा, बड़े काम का होगा, कि अगर कोई बेस दिया हुआ है, देन ए सेट G इज ओपन इफ एंड ओनली इफ G के हर एलिमेंट X के लिए बेस का मेंबर मिल जाए कंटेनिंग X, जो कि G में कंटेंड हो. तो यहां पर G की जगह आप ले लीजिए B1 सेक्शन, चूंकि भी तो ओपन है, ये भी ओपन है. चूंकि ये ओपन है और ये बेस है, तो जब भी कोई इसका एलिमेंट होगा, जैसे कि X, जब भी कोई एलिमेंट होगा तो उस X के लिए हमको इसका एक मेंबर मिल जाएगा containing X, जो कि इसमें कंटेंट होगा. So I'm using that. So by previous result, there exists another member of this, which I am calling as B, such that X belongs to B3 and this is contained in B1 section B2, जो कि open है. Right? Right? Showing number 2. तो अगर B किसी टोपोलॉजी का बेस है तो ये तो तय हो गया कि ये भी सेटिस्फाइड होगा, ये भी सेटिस्फाइड होगा. राइट, सो the less straightforward part is the converse. Right, so conversely, assume this thing, यहां से लेके यहां तक मान लीजिए, इसका नाम दे देते हैं हम डबल स्टार, तो पूरा लिखने से बच जाएंगे हम. एस्यूम डबल स्टार.
मान लीजिए कि ये एक ऐसा फैमिली ऑफ सबसेट्स है जो कि 1 और 2 को सेटिस्फाई करता है। दिखाना है कि दिस इज बेस फॉर सम टोपोलॉजी। तो पहले हमको कोई टोपोलॉजी सोचनी पड़ेगी जिसके लिए हम दिखा दें। तो हम क्या करते हैं, आई टेक, चूंकि अगर इसको किसी टोपोलॉजी का बेस होना है तो एक चीज तो शर्तिया है, अगर ये किसी टोपोलॉजी का बेस होता है तो उस टोपोलॉजी का हर मेंबर जो है बी के मेंबर्स का यूनियन होगा। सो द ऑब्वियस चॉइस इज पुट T to be all subsets such that G is a union of some members of चूंकि हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर ये वाकई में किसी टोपोलॉजी का बेस निकल के उभर के आता है तो उस टोपोलॉजी का हर मेंबर इनके मेंबर्स के यूनियन होना ही पड़ेगा। तो हमारे पास टी की चॉइस क्या होनी चाहिए वो तो बिल्कुल क्लियर है। अब ये बात अलग है कि हमको ये दिखाना पड़ेगा कि वाकई में ये टोपोलॉजी है। हमको दिखाना पड़ेगा वाकई में ये कलेक्शन जो है टोपोलॉजी फॉर्म करता है। टोपोलॉजी फॉर्म कर गया तो बी तो बेस हो ही जाएगा, क्योंकि हमने डिफाइन ही ऐसे किया है कि इसका हर मेंबर जो है बी के मेंबर्स का यूनियन है। तो हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना दिस इज टोपोलॉजी, राइट। सो वी ओनली नीड to show that this is a topology on X. इसको आप जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब आगे बढ़े। ओके, हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। Yes, sir. हो गया, हो गया, गुड। सो नाउ Yes, sir. Okay. ओके, हाँ, ठीक 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 ठीक। सो वी हैव दिस पिक्चर, राइट। सो हमको दिखाना है कि तो वही टोपोलॉजी दिखाने के लिए वही तीनों स्टैंडर्ड चीजें, फाई इसके अंदर है, एक्स इसके अंदर है, दो मेंबर्स का सेक्शन इसके अंदर है और आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर्स भी इसके अंदर रहेगा। तो पहले चूंकि मान के चलने ये सेटिस्फाइड है तो ये भी सेटिस्फाइड, ये भी होल्ड करता है, ये भी होल्ड करता है। सो बाय वन x belongs to this thing because x is union of members of this thing, और इसमें वही सबसेट्स हैं जो कि यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस थिंग है। x तो चला गया, राइट। नोट दैट, या थोड़ा सा कभी कभी स्टूडेंट्स को पहली बार इसको एग्री करने में थोड़ा सा उनको हिचक होती है कि कैसे इसको हम जो लिख रहे हैं पढ़िएगा। Note that phi is a union of empty family, इस पे जोर है, empty family of members of this thing। देखिए हमने क्या है कि G क्या है, G यूनियन ऑफ सम मेंबर्स ऑफ दिस थिंग। सम में यहाँ पे क्या है, सम में हो सकता है कोई मेंबर ना हो सकता है कि हजारों मेंबर्स हो, राइट। तो सम में एम्प्टी फैमिली भी शामिल है। तो अगर आपने एक ऐसी फैमिली ली बी के मेंबर्स की इसमें कोई मेंबर नहीं, उनका यूनियन क्या मिलेगा, उनका यूनियन आपको फाई मिलेगा। अगर कोई मेंबर ही नहीं है तो यूनियन क्या मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो फाई कैन बी लुक्ड अपॉन as being a union फिर भी होगा, but union of an empty family of members of this thing, right? So note that phi is the union of empty family of members of this thing, hence phi belongs to this thing। phi इसमें चला जाएगा, phi इसमें चला जाएगा, right? phi इसमें चला जाएगा। So
ओके 5 पे चला जाएगा। देन तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, अगर आप इस चीज को समझने में थोड़ा सा समय दें, राइट। यूनियन ऑफ एन एम्प्टी फैमिली के अंदर एलिमेंट्स क्या होंगे, कुछ नहीं मिलेगा, दैट मींस इट इज गोइंग टू बी द एम्प्टी सेट। तो दोनों के दोनों 5 और x दोनों के दोनों ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, लिहाजा 5 भी बिलोंग करेगा इसमें और x भी बिलोंग करेगा। अब इस पे आते हैं, लेट gi belong to tau, I belong to this thing. Since EGI is a union of members of this thing, their union, मान लीजिए GI इसमें 10 GIs हैं, G1, G2, G3, G10। तो G1 मान लीजिए 5 का है, G2 मान लीजिए 4 का है, G3 मान लीजिए 6 मेंबर्स का है, G7 मान लीजिए 8 मेंबर्स का है, सबके सब है। जब सबका यूनियन लीजिएगा तो दैट इज गोइंग टू बी द यूनियन ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस थिंग। तो कहने मतलब दिस इज स्टिल ए यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस थिंग। तो अगर हर GI इंडिविजुअली B के मेंबर्स का यूनियन है, 2 ले लेंगे तो वो भी होगा, 3 ले लेंगे तो वो भी होगा, और बड़ा बड़ा जाएगा, बड़ा यूनियन हो जाएगा, ज्यादा मेंबर्स हो जाएंगे, लेकिन रहेगा तो यूनियन ही, राइट। तो दिस इज स्टिल ए यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस थिंग, देयरफॉर यूनियन ऑफ GI विल बिलोंग टू दिस थिंग। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी हो गया। अब आते हैं इस पर, फाइनली let G1 and G2 belong to this thing। ठीक है, तो हमको क्या दिखाना है कि G1 इंटरसेक्शन G2 भी बिलोंग करता है, राइट। सो okay, let G1 and G2 belong to this thing। Okay, so take any x in G1 intersection G2। Note that, but that G1 भी स्किट B के मेंबर्स का यूनियन है, G2 भी है। तो X अगर G1 बिलोंग करेगा तो X is going to belong to union of some members of skit B। X is also going to belong to union of some members of, तो चूंकि X belongs to G1 and G1 in turn is the union of members of skit B, so I can find some member of this thing such that X belongs to B1 and this is contained in G1। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, G1 जो है, देखिए G1 क्या है, G1 इज यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस थिंग, ये है, राइट। तो मान लीजिए 10 मेंबर्स हैं, तो अगर X इसमें बिलोंग करेगा तो X किसी न किसी मेंबर बिलोंग करेगा कि नहीं। तो जिस मेंबर में बिलोंग करेगा उसमें से एक मेंबर हम ले लेते हैं, उसका नाम मैंने दे दिया B1, राइट। सो नोट दैट देयर एक्सिस्ट B1 such that X belongs to B1 which is contained in G1। और चूंकि यह G2 में है और G2 भी इसमें है, G2 भी यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस है, सो नोट दैट देयर एक्सिस्ट B1 and there also exists another B2 such that X belongs to B2 which is contained in G2। इस चीज को ध्यान देना है आपको, right। So because each of them
because each of them is the union of member of skid B, G1, G2. तो अगर X G1 में है तो S किसी न किसी मेंबर B1 में होगा, B के मेंबर में होगा, skid B में, उसका नाम दे दिया हमने B1, ऐसे हमने एक B2 ढूंढ लिया with this property. So now you see, now since X belongs to B1 section B2, चूंकि X B1 में भी है, B2 में भी है, so by डबल स्टार, बल्कि डबल स्टार की सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो हमको एक B3 तक पहुंचा देगी such that X belongs to B3 which is contained in B1 intersection B2, right? हम क्या करेंगे, हम इस B3 को हमने B3 जरूर लिख दिया, लेकिन हम B3 लिखना चाहते नहीं थे, हम इसको यहाँ चेंज कर देंगे अब, क्योंकि ये हमको जो B3 मिला ये हमारे S के लिए मिला, तो हमको याद रहे तो हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा यहाँ पर संशोधन कर देंगे, और ये जो B3 मिला था हम इस B3 को लिखेंगे BX और ऐसे यहाँ लिख देंगे BX। जो वो जो B3 था हमने उसको रीनेम कर दिया एज BX, जिससे हमको याद रहे कि ये एलिमेंट हमको इस X के लिए मिला है। अगर हम इसकी जगह Y से स्टार्ट करते तो हमको BY मिलता, Z से स्टार्ट करते तो हमको BZ मिलता, तो G1 सेक्शन G2 के हर एलिमेंट के लिए हमको एक एक मिलता जाएगा, तो इससे सुविधा रहेगी याद करने की कि हर X के लिए हमको एक करस्पॉन्डिंग मिल रहा है। नाउ यू सी दैट द पिक्चर इज अगेन वही पिक्चर है, ये आपका G1 G2 होता, मान लीजिए G1 सेक्शन G2 होता, ये X है तो हमने यहाँ पर एक BX ढूंढ लिया जो कि इसमें कंटेंट है, ये Y है तो हमको एक BY मिल जाएगा जो कि इसमें कंटेंट होगा। सो क्लियरली G1 intersection G2 will be equal to union of all these BX where X belongs to G1 intersection G2। हमने जितने भी इसके एलिमेंट्स थे, X हो चाहे Y हो चाहे Z हो, सबके अराउंड हमको एक एक BX BY BZ मिलता जाएगा। किसके मेंबर्स मिलेंगे? इसके मेंबर्स मिलेंगे। तो जितने मेंबर्स मिल जाएंगे, जितने इसमें एलिमेंट्स होंगे, उन सब का यूनियन ले लेंगे तो हमको मिल जाएगा पूरा का पूरा G1 सेक्शन G2 सेट थोड़ी दिखाई पड़ रहा है, तो आई विल गेट दिस थिंग। सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव एक्सप्रेस्ड G1 section G2 as a union of members of skid B. So therefore G1 intersection G2 भी इसको belong कर रहा है। So this is a topology. On X. ये मुख्य चीज थी आपकी। So this is a topology. ये काम नहीं कर रहा है, ओके। तो दिस इज a topology, ये आपकी मुख्य चीज थी जो आपको प्रूव करना था। तो जब ये टोपोलॉजी हो गई, अगर टोपोलॉजी हो गई तो जिस तरह से डिफाइन किया हुआ है, इसका हर मेंबर इज यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस थिंग। सो दिस टोपोलॉजी, हम यहाँ लिख नहीं पाएंगे, तो of which this is clearly a base। ये भी हमारा मुख्य पार्ट हो गया, राइट। ये दिखाना था हमको, ये दिखाना था कि अगर बी कोई ऐसी फैमिली है कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो बी बेस फॉर सम टोपोलॉजी। हमने टोपोलॉजी प्रपोज की, ये फैमिली सबसेट ले लिया, फिर दिखा दिया कि ये टोपोलॉजी है, और ये तो डेफिनेशन से ही दिखाई पड़ रहा है कि इस टोपोलॉजी के लिए बी इज गोइंग टू बी बेस, राइट। सो इन दिस वे we have seen कि under what conditions
any given family of subsets of a given set X will turn out to be base for some topology of this thing, right? ये condition important है, right? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हर family of subsets need not be a base for some topology. उस family में जब तक ये conditions नहीं होंगी तब तक नहीं हो पाएगा. जैसे मान लीजिए कि for example इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक मिनट. हो गया? यस सर, यस. ओके, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल Yes, तो sir. हमको यहाँ से क्या एक सबक मिला, हमको सबक ये मिला कि जैसे मान लीजिए कि लेट x बी इक्वल टू ए बी सी, राइट, कैन बी a base for any topology on x, ये हमारा सवाल है. और अब चूंकि मिल गया हमारे पास ये हथियार है, आई कैन से नो, नॉट पॉसिबल. क्यों? बिकॉज पहली कंडीशन क्या थी कि इनके मेंबर्स का यूनियन पूरा का पूरा एक्स होना चाहिए, लेकिन इसका यूनियन लीजिएगा आपको केवल ए और सी मिलेगा, बी नहीं मिल पाएगा आपको, राइट? तो ये बड़ा यूजफुल है, ये बता देता है कि अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस a given family of subsets will turn out to be base for this topology, right? तो एक बहुत कन्वीनियंट तरीका मालूम चल गया, नहीं तो आप ढूंढते रहते, राइट? तो आपको दो बड़ी सरल कंडीशन मिल गई, दोनों में से कोई भी एक फेल करेगी तो ये आप कह सकते हैं दावे के साथ कि ये उसका बेस नहीं हो सकता है, राइट? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, राइट? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ बेस. ओके, अब चूंकि समय कम ही बचा है, सो आई विल क्विकली टेल यू another this thing कि जैसे ये मान लीजिए let xt be a topological space, right? Then you take the collection of all neighbors this thing और उसकी एक सब फैमिली ले लीजिए. Then this is called a neighborhood base at x or of x in xt if for every n there exists some b with b contained in n. यानी कि जितनी भी नेबरहुड्स हैं, अगर आपको उसका एक सब कलेक्शन मिल जाए with the following property that every member of this thing contains one member of this thing, तब बोलेंगे this is neighborhood base. तो बजाय सारी नेबरहुड्स निकालने के you will find only a smaller family. जैसे for example if this is a base for this thing, then this family which consists of all members of B such that X belongs to B is a neighborhood base of X. क्यों? इसलिए कि यदि आपने कोई भी नेबरहुड ली
तो आपको मालूम है नेबरहुड परिभाषा से कि आपको एक ओपन सेट मिलेगा सेट दैट वो ओपन सेट G को कंटेन करेगा, G में कंटेन, वो ओपन सेट जो है X को कंटेन करेगा और N में कंटेन्ड होगा। ठीक है। ऑल्सो चूंकि G ओपन है और ये बेस है तो आपको मालूम है सेट इज ओपन। यदि उस ओपन सेट के हर एलिमेंट के अराउंड आपको बेस का मेंबर मिल जाए जो कि उस सेट के अंदर कंटेन्ड हो, तो चूंकि G ओपन है और X बिलोंग कर रहा है, और ऑल्सो आई कैन फाइंड ए मेंबर ऑफ दिस थिंग करस्पॉन्डिंग दिस X, जिसको हम बोल देंगे BX, such that X belongs to BX, which is contained in G, right? लेकिन G जो है वो पहले से ही आपका N में कंटेन्ड है। तो हमने क्या हमने हर N के लिए, हर नेबरहुड ऑफ X के लिए हमने घूम फिर करके एक ये BX ढूंढ लिया। कौन सा BX ढूंढ लिया? एक ऐसा बेस का मेंबर ढूंढ लिया जो कि S को कंटेन करता है, इस पे चला जाएगा। और आप देखिए चूंकि S को कंटेन करता है, आप देखिए X कंटेन करता है, तो यू कैन नोट दैट दिस BX बिलोंग्स टू BX। क्योंकि इसमें क्या थे, इसमें वो सभी मेंबर्स थे बेस के जो कि X को कंटेन करें। तो चूंकि BX भी B का मेंबर है, X कंटेन, इसको इसमें चला जाएगा। हमने क्या किया कि ये जो फैमिली थी, ये फैमिली ऐसी है कि कोई भी नेबरहुड ले तो हमको इस फैमिली का एक मेंबर मिल जाएगा containing X which is contained in N, and that is why this is going to be a neighborhood base at X, right? तो हर बेस से हम एक नेबरहुड बेस ऑफ एन एलिमेंट निकाल सकते हैं, which I have just explained. I think I'll stop here, है ना? अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट and then you can leave. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Welcome.